नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। हैदराबाद, ये शब्द सुनते ही आपको आज के वक्त की कुछ सियासी सुर्खियां याद आ जाएं, लेकिन मुझे हैदराबाद सुनते ही एक नवाब की सनक के किस्से याद आते हैं, रजाकरों का विद्रोह याद आता है और याद आता है सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन पोलो, जिसके ज़रिए भारत ने ये सुनिश्चित किया कि हैदराबाद भारतीय यूनियन का हिस्सा बने। चाहे हैदराबाद के नवाब हों या जूनागढ़ के, सब थे भारत की ज़मीन से घिरे, लेकिन वफादारी पाकिस्तान के प्रति थी। ऐसे में सैन्य दखल ज़रूरी था, नेहरू इससे सहमत नहीं थे, लेकिन देसी रियासतों के एकीकरण का काम पटेल ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले रखा था। कभी आपको तफसील से ऑपरेशन पोलो का किस्सा सुनाऊंगा। फिलहाल तो सियासत की सख्तियों और नरमियों की बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल प्रोग्राम नेता नगरी है। अगर आपको पता चले नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की सियासत पर चर्चा करते हैं, कुछ अहम विषयों पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा में मेरे साथ होते हैं मेरे नौजवान सहयोगी, जिनके प्रति आपकी शिकायत है कि हम दोनों लड़ते क्यों नहीं हैं। आप इस कदर लड़ने के आदी हो गए हैं लड़ाई देखने के कि निखिल कह रहे थे अभी शूट शुरू होने के पहले, अमितेश ने मजाक में कहा, भाई तुम लोगों को एग्रेसिव होना है, तो निखिल बोले हाँ लठ रख लेते हैं, क्योंकि पब्लिक यही चाहती है कि लठ फोड़े जाए। जी निखिल जी, हम लोगों को लड़ना है। हाँ, आज कोशिश की जाएगी लड़ने की। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, संवाद करेंगे, अपने अपने हिस्से का पक्ष रखेंगे। बताएं। आज हम लोग, इससे पहले कि हम तीन जो हमारे मुख्य मुद्दे होने वाले हैं सौरभ, हमने पिछले बार वादा किया था कि हम एक ऐसी खबर पर ज़रूर बात करेंगे जिस पर हम नेता नगरी में बात नहीं कर पाएंगे और हफ्ते में भी जो थोड़ी छुपी छुपी रही। इस हफ्ते हमने देखा कि ये बहुत लंबी शिकायत है हमारे यहाँ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं ट्विटर और फेसबुक, इन दोनों का रिकॉर्ड हमारे यहाँ फैक्ट चेकिंग में बहुत ख़राब रहा है। और जब बाहर ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं यूएस इलेक्शन को लेकर के, एकदम फजूल बोगस बात, तो ट्विटर बिल्कुल उसे फ्लैग करता है, उसे हटाता है, उसे आपको अनकवर करना पड़ता है देखने के लिए। लेकिन इतना प्रोएक्टिव वो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था। एक शुरुआत इस हफ्ते हमने देखी जब अमित मालवीय के ट्वीट को फ्लैग किया गया। अमित मालवीय अकेले नहीं थे, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहां पे वो वीडियो था। तो अब ये थोड़ी सी दिलचस्प चीज़ होगी कि क्या ट्विटर इस मोमेंटम को, क्या ये एक घटना अब मोमेंटम बनेगी, क्या ट्विटर इस चीज़ को अब ठीक करने की तरफ बढ़ रहा है, या फिर वो शिकायत बरकरार रहेगी कि आप फैक्ट चेकिंग के लिए आप पार्टनर्स बनाते फिर रहे हो। स्पेशली फेसबुक को लेकर के तो यही कहा जाता है, लेकिन जैसे ही इंडियन पॉलिटिशियंस की बात आती है, स्पेशली जो सरकार की तरफ से हैं, तब आपका फैक्ट चेकिंग का जो उत्साह है वो एकदम से गायब हो जाता है। ट्रू। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि फैक्ट चेकिंग हो, और ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बड़ी जिम्मेदारी से, जो फैक्ट चेकिंग एग्नोस्टिक होनी चाहिए पक्ष या विपक्ष से, बिल्कुल जिसकी भी गलती हो उसको बिल्कुल पॉइंट आउट किया जाना चाहिए, झूठ बोल के कोई बच ना निकले। तो यही जिक्र है हमारा आज का, जो हमने कहा था कि करेंगे। तीन बड़े मुद्दे जिस पे हम सौरभ बात करने वाले हैं आज। एक तो किसानों का जो प्रोटेस्ट अभी भी दिल्ली में चल रहा है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, उसके लिए हमारे साथ होने वाले हैं इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स के एडिटर राहुल श्रीवास्तव भी होंगे, उनसे भी हमने बातचीत की हुई। दिल्ली में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, मंत्रियों का समूह, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके के सॉल्यूशन दे रही है, और अलग अलग जो किसान संगठन हैं वो अपनी क्या बात रख रहे हैं, और किस तरीके का बैक एंड फोर्थ हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी सुर्खी जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे वो है तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। रजनीकांत ने फाइनली अनाउंस किया है कि वो जनवरी 2021 में पार्टी अपनी घोषित करेंगे, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दिसंबर के आखिरी दिन में देंगे। तो रजनीकांत के आने से क्या AIADMK बीजेपी अलायंस को दिक्कत होगी, वोट स्प्लिट होगा, या जैसा पिछले चुनाव में हुआ, कई लोगों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो गया था DMK और दूसरी पार्टियों के बीच, और इसलिए AIADMK सत्ता में आ गई। इन सब चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ होंगे द हिंदू से जुड़े सीनियर एडिटर D सुरेश कुमार।
और इसके बाद सौरभ हम बात करने वाले हैं हैदराबाद चुनाव पे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नगरपालिका के चुनाव को लेकर के नेशनल कवरेज हुई है, ना सिर्फ और वो दिल्ली मुंबई की होती रही है। हाँ। इधर पिछले 1.5-2 सालों से, मतलब जो 4 आपने मेट्रोस की कल्पना हमको सोशल स्टडीज की किताब में जी, पढ़ाते जी, थे, जी। उसके अलावा किसी शहर के नगरपालिका के चुनाव हमने नहीं बिल्कुल, सुने थे। बिल्कुल। इस बार जरूर हुआ है क्योंकि इसे नगरपालिका के चुनाव की तरह डील नहीं किया गया, स्पेशली बीजेपी की तरफ से। और टीआरएस और एआईएमआईएम जो हैदराबाद की पार्टी है, और इन दोनों ने उसे अपनी नाक का सवाल बनाया है। तो इसमें क्या निकल के सामने आया, आज रिजल्ट्स का भी दिन है। कोशिश करेंगे कि आपको सबसे अपडेटेड रिजल्ट्स दें, लेकिन उससे ज्यादा उस खेल को क्या है समझने की कोशिश बीजेपी करेंगे। का मिशन तेलंगाना और हैदराबाद के जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हैं वो उस पूरी स्ट्रेटजी में कहाँ फिट बैठते हैं, और जो एक ओवैसी पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उन सब पर इसके लिए हमारे साथ टीएस सुधीर होने वाले हैं। प्रिंट, डिजिटल और टीवी में सीनियर उनको जर्नलिस्ट हैं काफी। लंबा अनुभव है जी। और उन्होंने काफी क्लोजली फॉलो किया है हैदराबाद को। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें, हाउ वॉज द फीडबैक अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस क्वेश्चन कि राजदीप सरदेसाई कहाँ है। राजदीप सरदेसाई भविष्य में जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स आते हैं यहाँ पर आते रहेंगे। एक समय होता है जिसमें आप कहते हैं ना पीढ़ी का बदलाव, हम पॉलिटिशियंस के लिए कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए कहते हैं, क्रिकेट टीम के लिए कहते हैं, वेयर यू चेक योर बेंच स्ट्रेंथ। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी चेक अवर बेंच स्ट्रेंथ एंड वी गिव अपॉर्चुनिटी टू न्यू प्लेयर्स। बाकी राजदीप सरदेसाई जैसे और सीनियर जर्नलिस्ट आते हैं उनकी तरह आते रहेंगे, और इनफैक्ट उनकी एक किताब भी आई है जिसके बारे में मैं रिकमेंडेशंस के दौरान आखिरी में बात करूंगा। तो चूंकि आप में से कई लोगों का ये सवाल था, इसलिए मुझे लगा कि क्या होता है वो अंग्रेजी कहावत, एलिफेंट इन द रूम। हाँ, तो उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। आपको किस तरह के फीडबैक मिले? फिर मेरे लिए आई होप यू आर लेस नर्वस नाउ, सेकंड टेस्ट मैच आ गया है। कह सकते हैं। और मतलब मैं ये देख रहा था कि मैं जानता था कि लोग ज़रूर राजदीप को मिस करने वाले हैं। मैं ये देखना चाहता था कि क्या बात वहाँ जाती है कि निखिल ने क्या किया। नहीं, उन्होंने लिखा कि निखिल को आप रखो निखिल से दिक्कत नहीं है ज़्यादातर को। आपकी भी अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड हो रही है, वो समय के साथ बिल्ड होगी और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अभी काफ़ी समय भी है, तो तब तक के मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सीखता चलूँ। निसार में इस मॉडेस्टी पे ऑन अ सीरियस नोट, एक्चुअली सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। ये कारवां की तरह होता है दोस्तों, लोग आते हैं लोग जाते हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन संवाद का सिलसिला जारी रखना चाहिए। और फिलहाल नेता नगरी को जारी रखते हैं, बढ़ते हैं पहली सुर्खी, पहले विषय की तरफ जो जुड़ा है किसानों के आंदोलन और केंद्र सरकार की उनसे बातचीत के इर्द गिर्द। राहुल श्रीवास्तव जी, आप कई दशकों से लुटियंस दिल्ली की पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर जुड़ रहा है। अब वो कैसा मैनेजमेंट हो रहा है ये आप हमें बताइए, क्योंकि शुरुआत में सरकार इतनी सख्त थी कि किसान संगठन आए तो सेक्रेटरी से मिलने को कह दिया। अब मंत्री पे मंत्री मिल रहे हैं और बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। कब ये डेडलॉक खुलेगा, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? देखिए सौरभ, एक इतिहास रहा है हिंदुस्तान का कि किसान का जाप तो सब करते हैं जी, कि, लेकिन अगर देखा जाए असली मायनों में तो आत्मनिर्भर भारत का एकमात्र एग्जाम्पल जिसको अनाथ भारत कहते हैं वो है किसान जी। आज के समय में पेंडेमिक में सारी इंडस्ट्रियां ध्वस्त हो गई, एम्प्लॉयमेंट खराब हो गया, मगर एकमात्र सेक्टर जिसने रोजी रोटी का इंतजाम करता रहा, मुंह पे बिना गमछा बांधे, पैर में बिवाई फटी है लेकिन उसने खेत चला के एग्रीकल्चरल ग्रोथ को सबसे अच्छा एक रिकॉर्ड दिया जी। अभी भी इस बार जो क्रॉप आई है वो पिछले साल से ज्यादा ही आई है जी। ऐसे हालात में देखिए, जब ये बिल आया उस समय से शुरू से सिर्फ विरोधी नहीं, आरएसएस के जो एफिलिएट्स हैं बीकेएस और एसजेएम, वो भी कह रहे थे कि इस बिल में सुधार की गुंजाइश काफी है। वो कई चीजें ऐसी बता रहे थे कि सरकार जिनको करे, लेकिन उसके बाद लगातार एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया कि ये बिल ऐसा है कि इससे बेहतर आज तक किसान के लिए कुछ हुआ नहीं। और इस बात को लेकर के छोटे विरोध हुए, बड़े विरोध हुए। पंजाब में लगातार चक्का जाम रहा, रेलगाड़ियां नहीं चली, जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। लेकिन जब तक वो दिल्ली के दरवाजे पे आके नहीं बैठ गए और धमकी ये नहीं होगी कि अगले 6 महीने हम यहीं हैं, तब तक यहाँ सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी। ये 1988 में भी हुआ था,
जब महेंद्र सिंह टिकैत, जहां मैं बैठा हूं बोट क्लब पे, एग्जैक्टली इसी इलाके में 5.5 लाख किसानों को लेकर जब आ गए थे, तब जाकर के राजीव गांधी सरकार को लगा कि कोई जरूरत है इस तरह की कि उनकी सुनवाई हो। जी। सरकार ने पहले 2 दिन, जो पहला मंगलवार को मीटिंग हुई और एक जो गुरुवार को मीटिंग हुई, उसमें शुरू में सरकार का रवैया ये था कि आप नासमझ हैं, आपको बरगलाया गया है, हम आपको समझाएंगे। किसानों को कहा गया कि आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड या ऑब्जेक्शन दीजिए। किसान कल सवेरे जब 12 बजे पहुंचे दोपहर में, तो सेक्रेटरी साहब ने एक लंबी फहरिस्त निकाल दी। एक जो सरकारी प्रेजेंटेशन होता है सौरभ, आप उसके बारे में जानते हैं, और वो प्रेजेंटेशन दे करके बताया कि हमारे एक्सपर्ट से कहते हैं। तो किसानों ने कहा कि साहब ऐसा है कि आपके पास एक्सपर्ट होंगे, हम प्रैक्टिशनिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि हमें खेती के बारे में मत समझाइए, खेती के बारे में हम रोज करते रहे। दोपहर में 2:30-3 बजे एक वक्फा ऐसा आया सौरभ, जिसमें मीटिंग में किसानों ने कहा साहब आप क्लैरिफिकेशन देते रहिए, हमें 3 चीजें चाहिए, बिल वापस करिए, एमएसपी पे कानून में शामिल करिए और हमारा मंडी सिस्टम चलने दीजिए। अगर आप कहें तो हम उठ के चले जाते हैं। 3 में से 2 मंत्री बालकनी में जाते हैं विज्ञान भवन में, और कुछ फोन कॉल होती हैं, और उस फोन कॉल के बाद मंत्री जी वापस आते हैं और फिर कहते हैं कि चलिए अब बातचीत करते हैं। उसके बाद पहली बार इन 6 महीने के अंतराल में सरकार थोड़ा सा पीछे गई। जी। आपको याद होगा कि पहले अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि साहब बुरारी जब तक नहीं जाएंगे तब तक बात नहीं करेंगे। वो बुरारी नहीं गए, मगर बातचीत शुरू हो गई। और पहले कह रहे थे कि हम सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे और क्लैरिफिकेशन देंगे, लेकिन उसके बाद एक रिट्रीट हुआ। नरेंद्र मोदी भी रिट्रीट लगातार, में राहुल जी, यही तमाम मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी भी लगातार यही लाइन ले रहे थे कि किसानों को भ्रम में रखा जा रहा है। जितने भी वो सरकारी उदाहरणों में बोल रहे थे वो यही बात कह रहे थे। लेकिन अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रेशर को देखते हुए, एनसीआर के डेडलॉक को देखते हुए सरकार के कसबल कुछ ढीले पड़े हैं? बिल्कुल सौरभ, कल पहली बार जब किसान बाहर आए और सरकार के नुमाइंदे बाहर आए, तो एक बात तय थी कि ये बिल बिल्कुल परफेक्ट चुकी थी। पहली बार सरकार के लोग ये कह रहे थे कि साहब जो कमियां हैं हम दूर करने को तैयार हैं। सरकार ने एक चालाकी की है सौरभ। सरकार ने पहले, किसान कह रहे थे कि बिल वापस करिए, एमएसपी पे आश्वासन दीजिए। सरकार ने कहा आप ऑब्जेक्शंस लाइए। 39 पॉइंट का एक चार्टर ऑफ डिमांड लाया जब किसान, तो सरकार को मौका मिल गया। सरकार ने क्या किया कि जो कई ऐसे पॉइंट थे जिन पे छोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, उस पे सरकार पीछे जाती दिखी। सरकार ने कहा कि हम ये सब चीजों पे बात करने को तैयार हैं। तो जैसे कानून कहता है कि एसेंशियल कमोडिटीज के मामले में एक कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। किसान का डर है कि कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, जैसे ही खेती आएगी, पैदावार आएगी, प्राइवेट स्टॉकिस्ट जो है वो अनाज मंडी में रिलीज कर देगा, कीमतें गिरेंगी, वो सस्ते में खरीद के और माल खोस लेगा। बिल्कुल ऐसे मामलों पे सरकार पीछे जाती दिख रही है। एसडीएम के पास जाएगी शिकायत, उसकी जगह अब सरकार बात कर रही है कि शायद कोर्ट की बात हो जाए या पुलिस में कंप्लेंट हो सके। आप सोचिए कि एक किसान अपना माल बेचने जाता है, आप सामान खरीदते हैं, मैं सामान खरीदता हूं, अगर कोई माल में गड़बड़ी करता है तो कोई एसडीएम के पास जाता है क्या? उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट है। किसान के लिए मियाद की गई कि वो जाएगा एसडीएम के पास, और एसडीएम जैसा भ्रष्ट सिस्टम पूरे देश में दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये सब तमाम जो मामले हैं, इन सब पे सरकार बैकफुट पे आती दिख रही है। लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि क्या वो छोटे कॉम्प्रोमाइज करेगी या किसानों की मेन डिमांड पे 2 कदम पीछे जाएगी। ये कैप्टन अमरिंदर को जो दिल्ली तलब किया गया था, उसके क्या मायने थे जो अमित शाह की और उनकी मीटिंग हुई? देखिए सौरभ, राजनीति में बहुत कुछ जो दिखता है उससे सरकारें इशारे करना चाहती हैं। अमरिंदर सिंह ने करीब 1 महीना पहले सरकार से समय मांगा था इस मामला पे बात करने के लिए। उनको समय किसी कारणवश नहीं मिल पाया, और कारण आपको पता है राजनीति में कई या ये सिर्फ एक होते हैं। उसके बाद गृह मंत्री ने उनको बुलाया, और हैरानी की बात यह है कि उस दिन बुलाया जिस समय किसानों के साथ एक अहम बैठक होने वाली थी। 9:30 बजे सुबह का समय तय हुआ, जबकि किसानों की मीटिंग 12 बजे थी। आप इस पे अपने आशय लगा सकते हैं। अमरिंदर सिंह भी कम पके हुए चावल नहीं है राजनीति के। उनकी फ्लाइट लेट हो जाती है और वो ठीक 12 बजे घुसते हैं, जिस समय किसान अंदर जा चुके थे। तो अगर एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग की कोशिश थी तो अमरिंदर सिंह उससे बच गए। बाहर आके वो कहते हैं साहब
मैं अडिग हूं, किसानों के साथ हूं। मैंने तो असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है और मैं सरकार से कह आया हूं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और पंजाब और देश की इकोनॉमी के लिए भी खतरा है। तो उन्होंने इस पूरी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी जो बना दिया, अगर सरकार ऐसी कोशिश कर रही थी उसको बनाने की, तो उन्होंने उसको अपना अपना केक में थोड़ा सा हिस्सा काट के खा लिया। एक सवाल सर आपसे मेरा है, मैं निखिल हूँ, नमस्ते। सर हमने सरकार वाले साइड के बारे में काफ़ी बात की है। हमें जानना चाहते हैं कि जो यूनियंस हैं एक तरफ जो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पे इकट्ठा हुई हैं फिलहाल, उनमें एकता का गोंद क्या है, क्योंकि ये भी आपस में प्रतिद्वंदी यूनियंस हैं जो एक दूसरे के खिलाफ काम करती रही हैं अतीत में। तो ये साथ में कैसे आई हैं और ये जो ग्लू है ये कितना टिकेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सरकार जो रियायतें देना चाहती भी होगी उसमें भी वो थोड़ा वक्त लेगी। तो क्या ये फटीग इस मूवमेंट को ब्रेक कर देगा या फिर अभी इनके पास वक्त है? देखिए, ये यूनियनें जो है किसान के मामलों पे, तमाम यूनियन है, तमाम लोग अलग बात करते हैं, लेकिन देखिए ये भारत का 67% आबादी का एक बहुत बड़ा धड़ा है। इनको आप नजरअंदाज कर दें, मैं इनके लिए कहता हूं कि ये इंडिफरेंट गॉड और इंडिफरेंट गवर्नमेंट को झेलते रहे हैं, लेकिन जब मिलने की बात होती है, तमाम डिफरेंसेस सॉल्व हो जाते हैं, तो एक कोर ग्रुप बना है। और इसमें अगर आप कहें तो कई लोगों ने इशारे किए हैं कि इसमें कुछ खालिस्तानी घुस गए हैं, इसमें कुछ माले के लोग घुस गए हैं, नक्सली हैं इसके अंदर। लेकिन साहब ऐसा है कि हजारों किसान जब कहीं आके बैठता है तो उसमें माले भी हो सकता है, नक्सली तत्व, शरारती तत्व भी हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज देखिए कि वो किसान है और वो बात किसानी की कर रहे हैं। उन्होंने किसी नेता को अपने मंच पे नहीं चढ़ने दिया। तमाम दीपेंद्र हुडा और इधर अजीत सिंह के सुपुत्र, ये लोग गए वहां बैठने के लिए, लेकिन उनको मंच से दूर रखा गया, कह दिया गया कि इसमें राजनीति कलर नहीं आएगा। तो जब किसान इस तरह से उठता है, उसको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इनमें मतभेद है। मीटिंग में कल जैसे 2 दिन हुए हैं, उसमें कल हालात ये थे सौरभ कि दोपहर में इतनी नाराजगी बन गई थी कि सरकार ने दिल्ली के प्रेस्टिजियस विज्ञान भवन में बढ़िया खाने का इंतजाम किया था। उन्होंने कहा साहब मेजबानी बहुत अच्छी है, लेकिन खाना हम अपना खाएंगे। गुरुद्वारे से एक एम्बुलेंस में खाना लाया गया और उस एम्बुलेंस अलग बैठ करके जमीन पे इन किसानों ने खाना खाया। इसमें महाराष्ट्र के भी थे, यूपी के भी थे, पंजाब के भी थे, हरियाणा के भी थे, हिमाचल के भी थे। तो कहा यह जाए कि ये कैसे साथ आए हैं, शायद जरूरतें इनको साथ ले आई हैं सौरभ, क्योंकि देखिए एक बहुत नया सिस्टम, बहुत नए प्लेयर और एक पुराने ढांचे को थ्रेटन करने वाला सिस्टम लाया गया है, जो कि किसान के परसेप्शन में पुराने सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, पुराने रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इस कारण से किसान की जो नाराजगी है और उसका विरोध है वो जायज है। देखिए ये आम चीज नहीं सौरभ, 2.96 लाख किसान 1995 से आत्महत्या कर चुके हैं, कारण कोई भी रहा हो। इतना बड़ा धड़ा, यानी पिछले 2-3 सालों में 10 फार्मर सुसाइड रोज होते हैं। और इस चीज को यानी फैज साहब 1948 में लिख गए मौजे सुखन में कि ये हंसी खेत फटा पड़ता है यौवन जिनका, इनमें फकत भूख उगा करती है। आज भी वो हालात अगर नहीं बदले हैं तो किसान की इस नाराजगी और उसकी कवायद में कहीं ना कहीं एक एकजुटता साफ दिखाई दे रही है। एक और चीज़, क्योंकि आप गवर्नमेंट भी जिस तरह से इस मूवमेंट को डील कर रही है, उसमें पिछले दिनों में आपने एक चेंज की तरफ हिंट किया। आप शुरुआत में बता भी रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कल कह रहे थे उसमें ऐसा लगता है कि अब एक रीथिंक की बात है। मैं उसकी वजह समझना चाहता हूं, क्योंकि जब ये मूवमेंट दिल्ली की सीमाओं पे पहुंचता है तब बहुत दूसरे तरह के बयान आते हैं, अलग अलग लेबल्स लगाने की कोशिश की जाती है मूवमेंट के ऊपर, लेकिन अब वो बात करने की तरफ जाते दिख रहे हैं। जो बैकरूम पॉलिटिक्स है इस मूवमेंट की गवर्नमेंट के साइड से, वहाँ इसको कौन पॉइंट मैन है, किसके पास ये सारी चीज़ें जाती हैं, और कौन वो व्यक्ति है जो डिसाइड करता है गवर्नमेंट में कि क्या हमारा अगला स्टेप होना चाहिए। और स्पेशल मेंशन हम चाहते हैं कि हम पीयूष गोयल की भूमिका के बारे में आप ज़रूर हमें विस्तार से बताएं, क्योंकि वो सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। एक एंड पे हम देखते हैं अमित शाह को, एक एंड पे नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं, लेकिन सभी बैठकों में पीयूष गोयल भी जाते हैं। मेरे ख्याल से निखिल, पीयूष गोयल को इसलिए भी बुलाया जाता है क्योंकि वो फूड और प्रसंस्करण इंडस्ट्री से जुड़े जो एग्रीकल्चर के और दूसरे डिपार्टमेंट हैं
उनसे जुड़े हुए हैं। इस वजह से मुझे भी इनिशियली लग रहा था कि भाई ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द क्राइसिस मैनेजर्स। क्या है राहुल जी, मैं इसी में मेरा भी सप्लीमेंट्री सवाल है या इसी को एलेबरेट कर दूं। ये पॉलिटिकल क्राइसिस की मैनेजमेंट में इनसे गड़बड़ तो हुई है। दे ऑलवेज लुक फॉर गुड प्रेस, ऑप्टिक्स इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जब एक फोटो सर्कुलेट होती है जिसमें एक जवान एक किसान को लाठी मार रहा है या हजारों किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो सरकार की इमेज के लिए तो एक बड़ा डेंट होता ही है। कहां पर चूक हुई और अब कौन सिपह सालार हैं जो इसको संभाल रहे हैं? देखिए सौरभ, इस सरकार के अंदर एक केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है। यहाँ पे ज्यादातर जो मुद्दे हैं और ज्यादातर जो बिल हैं या कवायदें हैं सरकार की, उसमें पीएमओ है और उसके हब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन तमाम मुद्दों पे क्राइसिस मैनेजमेंट के समय में पीएमओ पीछे रहता है। लेकिन जैसे अमित शाह इस मामले में सामने आए, कई बार देखा गया कि राजनाथ सिंह के को यूज किया गया। तो क्या है कि मौके को देखते हुए लोगों को सामने किया जाता है। ये मामला देखिए जो है, ये एक तरह से इसमें केंद्र का रोल आ जाता है विज़ेवी स्टेट्स, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है स्टेट्स को लेकर के, और केंद्र सरकार की नजर इस बात पे जरूर है, आती है तमाम चीजें जो कि होम मिनिस्ट्री आती हैं कि वहां फार्मर्स का क्या चल रहा है। इसलिए गृह मंत्री जो है वो ऊपर देख रहे हैं। पासवान जी के निधन के बाद जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स था वो आ गया पीयूष गोयल साहब के पास, और एमएसपी जैसे सारे मुद्दे उनके जिम्मे आते हैं, इसलिए पीयूष गोयल वहां बैठे हैं। ये दो नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मंत्री हैं। तो क्या है, जो बैक चैनल्स बातें हैं वो इधर से हो रही हैं। कुछ सरकार के एक्सपर्ट्स हैं जो कि थोड़े लोगों से बात करते हैं। लेकिन सौरभ, इस मामले में जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है वो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है। देखिए, जो आपने पहले बात कही कि कैसे ये सब इकट्ठे आ गए, बहुत सारी 500 के करीब यूनियन है इस देश में। सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं दो चीजें बात साफ दिख रही हैं कि जो कम्युनिकेशन रहा स्टेक होल्डर्स से उसमें कमी रही। दूसरा, जो सरकार का फीडबैक है उसमें एक टॉप ड्रिवन एलिमेंट ज्यादा दिख रहा है कि ऊपर तय कर दिया कि यार ये अच्छा है, ये किसान मान लेंगे। लेकिन ये बॉटम अप होना चाहिए था कि नीचे से जो फीडबैक से बिल बनता उसमें शायद ज्यादा फायदा था, क्योंकि तब जाकर के किसानों के दिलों के और उनके कामकाज के करीब एक बिल बन पाता। शायद ये जो कवायद अभी हो रही है कि लोगों को मेज पे बिठा के बात करी जा रही है, ये अगर 6 महीने पहले हुई होती सौरभ, तो शायद हालात इतने खराब नहीं आते। बिल्कुल, ये तो सरकार इसको भांपने में विफल रही है, और एक जो नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बना ली है अपनी सरकार की, हमने एक बार फैसला ले लिया तो फिर हम उस पर अड़े हैं। इस तरीके से अड़ने से तो लोकतंत्र नहीं चलता। मेरा आखिरी सवाल राहुल श्रीवास्तव जी आपसे ये है कि क्या किसान संगठनों की मांग और सरकार के साथ उनकी बातचीत के क्रम में इस तरह की कोई बात आ रही है कि आप कुछ दिनों का विंटर सेशन बुलाएं जिसमें इन बिलों पर विस्तार से चर्चा हो? दिक्कत ये है, पहले भी हमने देखा है कई महत्वपूर्ण बिलों पर कि डिटेल में चर्चा नहीं होती, एकदम तुरंत फुरत 1 दिन 2 दिन में बातचीत करके, हार्डली एक सरोगेसी जैसे 1-2 बिल हैं जिसमें कुछ रिवीजन होता है और इसको इंक्लूड किया जाता है। उनका रहता है कि भाई तत्परता से किया जाए, कुछ जुमले उछाल दिए जाएं, कुछ सुर्खियां बन जाएं और 1-2 दिन में सब चीज़ें क्लोज हो जाएं। इसमें भी यही हुआ ऑर्डिनेंस में, और उसके बाद जो फौरी तौर पे सेशन हुआ। विंटर सेशन बुलाने और उसमें विस्तार से चर्चा जैसी कोई संभावना है क्या? देखिए सौरभ, जब कल चार्टर ऑफ डिमांड आया था फार्मर्स की तरफ से, उन यूनियन की तरफ से, उनका साफ कहना था कि एक सेशन बुलाइए और इन बिलों को वापस लीजिए या अमेंड करिए। तो विंटर सेशन की बात तो बिल्कुल सामने है। और लेकिन अगर ये क्यों कहा जाए कि सिर्फ किसान मांग रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच ने भी कहा है कि इस बिल में अमेंड की जरूरत है, आप सेशन बुला करके नया बिल ले आइए। भारतीय किसान संघ ने भी यही बात कही है। और सौरभ देखिए, जिद पे अड़ना ये अलग बात है, लेकिन इस सरकार की अगर आप इतिहास में जाइए तो एक लैंड एक्विजिशन नाम का बिल आया था। सरकार ने कहा था बिल बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब पूरे देश में विरोध के स्वर उठे तो आज वो बिल कहीं नर्क की गैरत से भी नीचे दबा हुआ पड़ा हुआ है। इसलिए देखिए, ये जो तबका है ना, ये शहरी तबका नहीं है। ये वाटर कैनन और ठंड से नहीं डरता है। ये रात को सर्दी में भी खेत में पानी डाल के पेड़ के नीचे ही सोता है। इसको ठंड और वाटर कैनन का डर नहीं,
इसको इन्फेक्शन का डर नहीं, इसको कॉलेरा का डर नहीं, ये वहीं अपना खाना पका के 6 या 1 साल भी बैठ सकता है। ये महेंद्र सिंह टिकैत की पुरानी प्रोटेस्ट ने दिल्ली में दिखा चुके हैं। इसलिए सरकार ये कहे कि हम हठधर्मी में आपको बरगलाएंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, ये बहुत मुश्किल खेल है। सौरभ, इसमें एक अहम पॉइंट मैं कहना चाहूंगा जी कि ये जो 35-40 यूनियन यहाँ आ रही हैं, इन पे भी बहुत दबाव है। ये किसानों को यहाँ कुछ बता करके लाए हैं, कुछ वायदा करके लाए हैं। अगर ये उससे कुछ में कम करके गए तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल। एक रुलदू सिंह नेता है भारतीय पंजाब किसान यूनियन के, उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि साहब, पंजाब में आंदोलन करके संत लोंगोवाल बहुत दूर तक मुहिम ले गए थे। राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड साइन हुआ और उसके बाद जब लोगों को लगा कि उनके साथ दे हैव बीन शॉर्ट चेंज, उनको कम मिला है, तो लोंगोवाल का हश्र देखा गया था। किसान नाराज हैं और वो शायद किसी जो डिमांड है, अगर यूनियन उससे कम लेकर के लौटे तो यूनियन के लिए भी मुश्किल का सबब होगा। जी, शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव जी इस पूरी बातचीत से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। निखिल, एक जो आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे थे जब हम लोग नेता नगरी के शूट की तैयारी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर इस तरह के हल्के घटिया रिमार्क्स करना कि ये खालिस्तानी हैं, ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि पंजाब 80 के दशक में मिड 90s तक किस टर्मोइल से होके गुजरा है और उसका और वो कितना डीपली एंट्रेंच्ड था पंजाब की सोसाइटी में, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो इस कमरे के स्कोप से बाहर चली जाती है बात। उसमें रिलीजन है, उसमें क्लास है, उसमें कास्ट है, और उतनी जटिल चीज़ को किसी तरह मतलब उस एक कहते हैं ना, वो पेंडोरास बॉक्स ओपन होता है, उसको किसी तरह बंद किया गया, उसके ऊपर वजन रख दिया गया। तो अब उन जख्मों को दोबारा कुरेदने में कोई मतलब नहीं है, खासकर जब हमने देख लिया इतने टाइम में कि जिन एलिमेंट्स की तरफ वो इशारा कर भी रहे हैं, खालिस्तानी वगैरह कह रहे हैं। अगर आप ट्विटर टाइमलाइन उठा के देखेंगे तो आप 100 वीडियो देखेंगे तो एक हो सकता है आप खुद पंजाब में उनके रेलेवेंस को खत्म कर दिया गया है। जब भी आप गोल्डन टेम्पल में जाएंगे तो गोल्डन टेम्पल में एक म्यूजियम है, ठीक है, उसमें इन्होंने जो लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए थे, चाहे वो जनरल सुबेग सिंह हो या भिंडरावाले हों, इन सब की फ़ोटो वगैरह लगा रखी है। लेकिन आप मेन टेम्पल में जाइए, कहीं नहीं। कनाडा वगैरह में लोग कहते हैं कि वो खालिस्तान झंडे, लेकिन आपको ये समझना होगा, ये यस इट्स अ रियलिटी कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट हैं जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब में फिर से उभरना चाहते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, जो बहुसंख्यक चाहे सिख समुदाय के लोग हों या पंजाब के दूसरे लोग हों, उन्होंने उस हिंसा के रास्ते को अलग देश उस सबको सिरे से खारिज कर दिया है। और इतने लोगों की शहादत हुई है, चाहे वो सरदार बेअंत सिंह हो, इतने सिपाही सब उसमें अमन चैन में कायम करने में, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तो एक बड़ा लंबा सबने हिंसा का इतिहास देख लिया और सबको समझ में ये आ चुका है कि ये वो रास्ता नहीं है। और एक ट्वीट ठेल देने के पहले आपको ना, मतलब लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप 2020 को लेकर के कितनी नर्वसनेस पंजाब में पहले से थी। कैप्टन को पिछले 2 साल से वो बयान दे रहे हैं कि भाई ये दिस इज नॉनसेंस। आपको इतने बार क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये हो सकता है मुझे हैंडल करना पड़े। ये किस्मत की बात है कि अब कोविड आ गया, फार्मर प्रोटेस्ट आ गया, तो ये सारी बातें एक तरह से नेपथ्य में चली जाती हैं। अगर तो फ्रिंज एलिमेंट्स को ऐसे आप करके ना उनको आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। रखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चीज़ थी। और दूसरा, मतलब मैं एक किसान परिवार से आता हूं और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन सरकार की कुछ एक वाजिब चिंताएं भी हैं कि आप दिल्ली एनसीआर को कितने समय तक ब्लॉकेड कर सकते हैं, एक। और दूसरा, बातचीत की मेज़ पे बात हो, आश्वासन दिए जाएं, एक्शन हो और शांति से सब लोग वापस लौटे, है ना। इस प्रोटेस्ट की ये खासियत रही है कि उन्होंने अपने टेम्पटेशंस को काबू में रखा है और उपद्रव नहीं हुआ है उतने बड़े स्तर पे। थोड़ा बहुत छिटपुट झड़पें हुई थी जब वो पहले दिन आ रहे थे और हरियाणा बॉर्डर पे, तो ये एक बड़ा ज़रूरी है सरकार के लिए भी और किसान संगठनों के लिए भी, क्योंकि किसी भी किस्म की हिंसा होती है तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख पर सवाल होगा। पूरा देश अगर एक सिंपैथेटिक व्यू रख रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आंदोलन अहिंसक बना रहे। लेकिन इसमें एक राइडर ज़रूर जोड़ा जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये हमने पिछले 2-3 प्रोटेस्ट में देख लिया है, जैसे ही कोई मूवमेंट खड़ा होता है जिसके निशाने पे दिल्ली होती है, अभी फिलहाल मोदी सरकार ही है, कह लेते हैं मोदी सरकार होती है, तो वहाँ पे हमेशा एक वर्सेस ढूंढ के ये बंधक वाली बातें एकदम से शुरू हो जाती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है, प्रोटेस्ट में मांग क्या की जा रही है कि जगह पे चले।
अभी शाहीन बाग में यही हुआ था, शाहीन बाग को लेकर भी यही था। 2 बार मैं शाहीन बाग 2 बार मैं रिपोर्टिंग के मकसद से गया, 1 बार मैं ऐसे ही गया क्योंकि मेरे बहुत दोस्त वहां पे रहते हैं, मैं जामिया से पढ़ाई मैंने की है। वहां पे जो दूसरी सड़क थी वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक नहीं की थी। जो कालिंदी कुंज का मेन कैरेज वे है सड़क का, वो 6 लेन की सड़क है और 2-2 बॉर्डर 8 लेन, मतलब 4 गाड़ियां ऐसी 4 गाड़ियां ऐसी चल सकती हैं। एक तरफ बैठे हुए थे वो। दिल्ली पुलिस ने इधर से बंद किया था, यूपी पुलिस ने इधर से बंद किया था, और फिर बाद में जाके फिर उनके आर्ट इंस्टॉलेशंस लगते हैं। उसके बाद कुछ लीडर्स आकर के ये कहना चालू कर देते हैं कि आपने कालिंदी कुंज वालों के बच्चे आप स्कूल नहीं जाने दे रहे हो, नोएडा में उनके स्कूल हैं। तो ये बात बिल्कुल इनकन्वीनियंस एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल अप्रिशिएट की जानी चाहिए कि हाँ ठीक है, किसी को तकलीफ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बात वो उस सारे दिशा में चली जाती है कि बंधक बना लिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, वो शहरी मिडिल क्लास वर्सेस किसान वाला नैरेटिव बिल्ड होने लगता है। हर जगह ये दिल्ली बंधक ही बन रही है। मैं अभी जब से ये 2 टेन्योर हम देख रहे हैं, ये ले दे के बंधक ही बन जाते हैं। अरे क्यों बंधक बन जा रहे हो भाई? आप एक सड़क बंद होने से कोई बंधक नहीं और बन रहे। इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि नहीं, आप जो एक सड़क कह रहे हैं, सड़कें तो कई महत्वपूर्ण बंद हैं। आप देखिए, पहले फ्रेट कॉरिडोर बंद कर दिया सरकार ने कि किसान पटरी पे बैठे हुए हैं, है ना, ग्रेन शॉर्टेज वो सब हुआ। अब आप देखिए कि ये बॉर्डर की सड़कें एक एक करके ब्लॉक होती जा रही। मेरठ दिल्ली जो एक्सप्रेस वे वो बंद नहीं था, कल से वहाँ पे भी दिक्कत होने लगी है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी आंदोलन में जो एक बड़ा डर होता है वो ये होता है, और सरकार तो खैर उसको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से इस्तेमाल करती है, कि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो लुक फॉरवर्ड, है ना, कि इस तरह का कुछ और वो उसमें अपने हिस्से करें। हालांकि मुझे जो रिपोर्टर वहाँ पे गए हैं, रजत वगैरह, उन्होंने कहा कि किसान बड़े सजग हैं, बड़े कि सजग कोई भी ऐसे जो बदमाश एलिमेंट हैं वो आके उनके बीच हुड़दंग ना करें। इन 2 चीज़ों में भी ये है कि सौरभ, अब जो फ्रेट कॉरिडोर वाली बात बता रहे हैं उसको मैं वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसी की तरह नज़र से देखता हूँ। आप ये देखिए, और ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन भी नहीं है, ये एक बड़ी शिकायत है कि जितनी एजेंसी सेंटर के पास हैं वो वेपनाइज्ड है। उनका इस्तेमाल, मतलब जैसे ट्रेन का इस्तेमाल चलने के लिए होता है, उसका इस्तेमाल हथियार की तरह भी हो, मतलब करने, एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे। पॉलिटिकल टूल के तौर पे। और पंजाब के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। जब आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का वो बयान सुनिए कि आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। आपने आखिरी रेलवे बोर्ड के कौन से चेयरमैन के बयान से फ्रंट पेज पे छपा होगा? कभी याद ही नहीं है हमें। तो ये आप ये कह लीजिए कि फैक्ट्स को उस तरह से प्रेजेंट अगर आप करेंगे तो आपको यही दिखेगा कि इनकन्वीनियंस हो रही है। ट्रैक से वो बहुत पहले उठने को तैयार थे, आप अगर मालगाड़ी छोड़ देते थे, आपने नहीं छोड़ी। दूसरी बात रही इन रास्तों को ब्लॉक करने की, वो वैसे भी वहां नहीं रहना चाहते थे, वो जंतर मंतर पे या वो आप जहां पे अभी श्रीवास्तव साहब बैठे थे वो वहां जाना चाहते थे, आप अंदर आने देते, रास्ता ब्लॉक ही नहीं होता। तो जाम लगा के और फिर इल्जाम लगाना कि जाम लगा दिया, सड़क खोद के और फिर इल्जाम लगा दिया कि दिल्ली को घेर लिया, ये मतलब इस डायकोटोमी में सरकार को पढ़ना नहीं चाहिए, उस भ्रम में रहना नहीं चाहिए कि किसी को दिख नहीं रहा है। और एक चीज़ और भी है जिसमें हम मीडिया वाले भी शामिल हैं, कि जब तक दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक नहीं होती है तब तक कान बहरे बने रहते हैं। चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अगला विषय जो तमिलनाडु से जुड़ा है। सिनेमा सियासत के लिए कितना बड़ा टूल हो सकता है, ये किसी को जानना हो तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखे। द्रमुक आंदोलन बिल्ड हुआ, उसमें किस तरह से सिनेमा को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, फिर चाहे वो करुणानिधि की राइटिंग हो या एमजीआर हो। बाद के दौर में भी आप देखिए, जयललिता आके इस मूवमेंट से जुड़ती हैं, विजयकांत जुड़ते हैं, कमल हासन जुड़ते हैं, और वो शख्स भी फाइनली जुड़ रहा है जिसके नाम पर चर्चा 1995-96 से ही हो रही थी, क्योंकि उनका ये दावा था कि मेरे बयान ने ही जयललिता को सत्ता गंवाने के लिए मजबूर किया। हम बात करें रजनीकांत की, और रजनीकांत की एंट्री और तमिलनाडु की बदलती पॉलिटिक्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द हिंदू के सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या सर, मुझे ये बताइए कि ये रजनीकांत का डायलेमा क्या है? 2017 में ऐलान कर रहे हैं और 3 बरस बाद कह रहे हैं कि हम 31 दिसंबर को बताएंगे। और सर प्लीज, क्या आप इस बात को 1996 से शुरू करना चाहेंगे, जब वो पहली बार कहते हैं कि अगर एआईडीएम के वापस आ जाती है तो फिर भगवान भी सत्यानाश को बचा नहीं सकते हैं। तो रजनी की मतलब जो पॉलिटिकल जर्नी है हम पूरी ही समझ लेते हैं सौरभ इन 3 सालों के। बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, रजनीकांत को जो 1995 में उन्होंने पहले राजनीतिक स्टेटमेंट किया था वो ये था कि तमिलनाडु में बॉम्ब कल्चर ज्यादा फैल रहा है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने तब बताया एक फिल्म फंक्शन में, बादशाह फिल्म का 100 डे सेलिब्रेशन में बताया था।
क्योंकि उस समय मणिरत्नम जो कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर है, उनके घर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था। तो इसके हिसाब से कहा गया था और उस फंक्शन में एक मंत्री मौजूद थे, आर.एफ. वीरप्पन, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। तो उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाया गया और 1 साल बाद रजनीकांत ने पहली बार एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्लोगन रखा था, वो ये था कि फिर से एक बार जयललिता यदि मुख्यमंत्री तमिलनाडु की बनती है, तो भगवान भी तमिलनाडु को बचा नहीं सकेगा। तो ये एकदम पंच स्लोगन हो गया उस इलेक्शन के लिए। लेकिन जब 96 का जो इलेक्शन रिजल्ट था, जो कि डीएमके टीएमसी का एक बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री था, ये ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ रजनीकांत के पंच स्लोगन से ये हो गया, क्योंकि 91-96 का जो जयललिता का पहला गवर्नमेंट था, उसमें वो इतना करप्शन था कि पीपल गुस्से में थे और उन्होंने उनके जो फॉस्टर सन करके बोलते हैं, जो अडॉप्टेड सन है बीएन सुधाकरन का, उनका एक शादी किया था जब सारा चेन्नई स्तंभित हो गया था। तो ये सब गुस्सा था और ऊपर से कांग्रेस ने ये भ्रष्टाचार के आरोप होने के नाते भी उनसे गठबंधन किया था इलेक्शन के समय। तो उस समय जीके बोपन्ना ने कांग्रेस से बाहर निकले और तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी जी। कांग्रेस बनाया था बिल्कुल इलेक्शन के कुछ ही दिनों पहले। इन दोनों का गठबंधन हुआ, डीएमके और टीएमसी का। तो हालांकि रजनीकांत थे या नहीं थे, उस इलेक्शन में जरूर डीएमके टीएमसी का तो विक्ट्री हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे 2 साल बाद यदि रजनीकांत का कहना है कि मैंने मेरे वजह से डीएमके टीएमसी ने 96 में जीता, तो 2 साल बाद 1998 में कोयम्बटूर में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जब एल के आडवाणी कैंपेन में आए जी। थे और उस बॉम्ब ब्लास्ट वो हुआ था जो लोकसभा के फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन थे। और सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन के पहले रजनीकांत ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया डीएमके टीएमसी को सपोर्ट करके। लेकिन उस चुनाव में डीएमके और टीएमसी हार गए, सिर्फ 9 सीट जीते, बाकी एडीएमके अलायंस ने जीता था उस इलेक्शन में। और इसके बाद आप देखेंगे तो उन्होंने 99 में तो चुप रहा और 2004 में जब लोकसभा पोल हुआ था, तब उन्होंने कुछ राइट विंग स्ट्रैटेजीज के बात मान के उन्होंने डीएमके अलायंस के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि उनका विरोध था पीएमके के साथ, कोटारी बक्कल गच्ची। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो सब कुछ फैंस है यहाँ पे इंडिया में है, जापान में है, आप सबको मैं यही बोलता हूँ कि मेरा वोट होगा जो अडवाणी के पार्टी है, वो अडवाणी के काफी फ्रेंड है फिलहाल, तो अडवाणी के बीजेपी को मेरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन उस इलेक्शन में आप देखेंगे तो रजनीकांत के एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो, जिसमें सारे दुनिया के जर्नलिस्ट आए हुए थे उस समय। तो उस समय जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एक भी सीट एडीएमके बीजेपी अलायंस ने नहीं जीता। 40 के 40 डीएमके पीएमके के अलायंस से उस समय जीता था, कांग्रेस के अलायंस से जीता था। तो कहाँ गया रजनीकांत का वॉइस? तो इसके बाद वो चुप बैठे थे, राजनीति से बिल्कुल हट गए। जयललिता के देहांत के बाद 2017 में तब रजनीकांत ने निर्णय लिया कि वो राजनीति में कूदेंगे और उन्होंने बोला कि मेरा राजनीति में आना फैसला हो चुका है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम सारे 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कैंडिडेट लगाएंगे और हम जीतेंगे। ये उनका घोषणा था उस समय। लेकिन शायद उन्होंने वो घोषणा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो एडीएमके में जो लफड़ा चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रहे थे, तो उन्होंने उस समय शायद सोचा कि एडप्पाडी पळनिसामी की सरकार पूरा 2021 तक उनकी सरकार नहीं चलेगी और सरकार आज ही गिर जाएगी और शशिकला के ऊपर भी लोगों को गुस्सा है, एडीएमके के ऊपर गुस्सा है, तो शायद हमें एक रोल मिल जाएगा जिसका फायदा उठा के हम जीत जाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। एडप्पाडी पळनिसामी ने अपने आप को कंसोलिडेट कर दिया और अभी तक सरकार अच्छी तरह से चल रही है। तो इसलिए उन्हें थोड़ा डिले किया। तो एक समय तो इन्होंने फैंस क्लब को तो इकट्ठा कर लिया रजनी मक्कल मटन के हिसाब से, लेकिन पार्टी का लॉन्च नहीं किया था। और इस साल मार्च में उन्होंने एक घोषणा दी कि मैं इस पार्टी जो मैं बनाना चाहता हूँ उसका मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं बनूंगा। इसके अलावा कोई और युवा जो पढ़ा हुआ है, जो हॉनेस्ट है, उसको हम इलेक्शन कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट करके निर्णय करेंगे बोला। और इन्होंने बोला कि पार्टी का स्ट्रक्चर अलग होगा, जो गवर्नमेंट है उसका अलग होगा, जैसे शिवसेना में पहले होता था बाल ठाकरे के समय, तो ऐसा होगा। तो और उन्होंने बोला कि जैसे इलेक्शन खत्म होगा, ये जो सारा पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको डिसॉल्व करा जाएगा, सिर्फ की पोस्ट रखेंगे और बाकी सबको डिसॉल्व कर देंगे।
तो ये तो उनका आइडियोलॉजी यानी उनका थॉट प्रोसेस था, लेकिन वो बहुत उस पे एक बात उन्होंने कहा उस समय कि मैं राजनीति में आना है तो मेरे को पीपल के सामने मेरे को एक रिसर्चर्स देखना है, यानी कि पीपल को वो रिसर्चर्स देखना चाहते थे, तब मैं आऊंगा। और उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में कुछ बात नहीं की। मेरा सवाल आपसे सुरेश जी ये है कि जब रजनीकांत ने अपनी पार्टी के स्टेट कन्वीनर वगैरह का ऐलान किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो पहले भी बीजेपी के पक्ष में बयान देते रहे हैं, बीजेपी भी इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलती रही है। कल के डेवलपमेंट के बाद भी बीजेपी ने कहा कि भाई पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, भविष्य में हम देखेंगे, और बीजेपी के लोग ही इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा बनते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये रजनीकांत के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी अगर उनके ऊपर ये ठप्पा ही लग गया कि वो तो प्रो बीजेपी हैं, तो फिर लोग उनको बाकी पार्टियों से कैसे अलगाएंगे, क्योंकि बीजेपी का ऑप्शन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पे। उनके ऊपर तो जो सैफ्रनाइजेशन का टप्पा है वो तो लग चुका है जी। वो भी उसके कॉन्शियस है कि हमारे ऊपर ऐसे एक टप्पा लग चुका है, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि एक तरफ एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे मेरे को सैफ्रनाइज करना चाहते हैं, लेकिन मैं सैफ्रनाइज नहीं होना दूंगा। जी। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जब आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ था, जी। कश्मीर में आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ था और सीए किया था, तो वो सीए को सपोर्ट कर दिया रजनीकांत ने। और एक फंक्शन में जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एकदम बोल दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह है, जैसे महाभारत में। तो ये जो सपोर्ट है ओपन किया इनका कि ये लोग, और ऊपर से इन्होंने बोला कि मेरा जो पॉलिटिक्स है वो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स हो। ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स क्या होता है? ये एक तो मालूम है कि रजनीकांत तो हिमालय जाते हैं, वो बाबा के भक्त है, ये सब तो करते हैं। तो इनका स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता कि ये और कुछ रिलीजन का हो, तो पूरा हिंदुत्व के ओर से है। और ऊपर से रजनीकांत को ये नेशनलिज्म यानी कि नेशनलिज्म माने वो जो सेंट्रलाइजेशन जो है ये सब उनको पसंद है। उनको एक सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर ये सब पसंद है, तो इसीलिए उनके ऊपर ये छापा लगा है। और ऊपर से उन्होंने डीएमके को बहुत जोर से अटैक किया है और द्राविड कलगम जो यहाँ के द्रविडियन मूवमेंट का वन ऑफ द पायनियरिंग मूवमेंट, जी। उनको इन्होंने ईवी रामस्वामी जो सोशल रिफॉर्मर थे उनको भी अटैक किया है इन्होंने। तो इसी वजह से इनको ये जो सेंट्रलाइजेशन का चिन्ह है वो लगा हुआ है। लेकिन कल जब इन्होंने अपने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था ट्विटर में, तो उसमें इन्होंने एक बात बताया कि एक स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदला नहीं है, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होगा। लेकिन ये स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स में जातिवाद ना हो और मतवाद ना हो, तो ये भी कहा है। तो हमें देखना है ये घोषणा देने के बाद ये बीजेपी को कैसे ले चलते हैं, क्योंकि कल जो उनके पार्टी में उन्होंने पहले चीफ कोऑर्डिनेटर नेता को उन्होंने अपॉइंट किया है अर्जुन मूर्ति, वो कल सवेरे तक बीजेपी के तमिलनाडु इंटेलेक्चुअल सेल के प्रेसिडेंट जी। और कल ही उन्होंने इस्तीफे दिया, रजनीकांत की पार्टी में मौजूद हो। सर अब हम बातचीत को थोड़ा बीजेपी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो काफ़ी अग्रेसिवली कॉन्टेस्ट करना चाहती है तमिलनाडु के चुनाव। हमने डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम है, उन्होंने वो कंफर्म कर चुके हैं एक हफ्ते पहले कि एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन रहेगा, वो दोनों पार्टी साथ में कंटेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी अनकंफर्टेबल भी रखती है एआईएडीएमके को। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि आप रेल यात्रा मत निकालिए, बीजेपी ने निकाली। फिर बीजेपी एक और अलायंस बिल्ड करने की बात कर रही है कि स्टालिन के भाई अलागिरी अगर केडीएमके बनाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि केडीएमके का अलायंस बीजेपी के साथ में हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि वो किसी नए स्टेट में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक लोकल पार्टी के साथ में अलाय करते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़े होके और बाद में ये होता है कि फिर वो उसको किनारे करते हैं। एआईएडीएमके के साथ में उनकी दोस्ती अभी उतनी मजबूत और या पुरानी या आकार में बड़ी नहीं हुई है, बावजूद इसके वो दूसरे एलाइज ढूंढ रहे हैं, अब रजनीकांत में भी ढूंढ रहे हैं। ये गेम क्या है सर बीजेपी का वहाँ पे तमिलनाडु में? ये जो बीजेपी और एडीएमके का अलायंस है वो तो अभी निश्चित हो चुका है एडीएमके की ओर से, क्योंकि आप एक बात याद रख रहे हैं, जब अमित शाह यहाँ पे आए थे वो भी ऑफिशियल फंक्शन के आए थे, वो गवर्नमेंट के फंक्शन में वो शामिल हुए थे, तब उस समय वॉलंटरली एडीएमके ने गए और ओपीएस ओ पन्नीरसेल्वम बोले कि ये जो हमारा गठबंधन जो 2019 में लगा वो 2021 में जारी रहेगा। और इसके बाद एडपाडी पळनिसामी जो कि पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी है, उन्होंने भी बोला कि ये जो अलायंस है ये कंटिन्यू होगा। लेकिन अमित शाह उस समय उस प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बोले कि हाँ
हम गठबंधन का घोषणा करते हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली तो घोषणा नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने एडीएमके का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे तमिलनाडु की जो एडीएमके गवर्नमेंट है, जो एडप्पाडी पळनिसामी और पनीरसेल्वम चला रहे हैं, ये देश में एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, क्योंकि इनको गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप रैंक मिला है इंडिया में। और बाकी भी वाटर मैनेजमेंट ऐसे कैटेगरी में इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। और उसी फोरम में अमित शाह ने बीजेपी को अटैक किया, कांग्रेस को अटैक किया। वो आरोप लगे कि ये जो पार्टी है भ्रष्टाचारी पार्टी है और डायनास्टिक पार्टी है, तो ये दोनों सामने रखे। लेकिन अभी तक बीजेपी से फॉर्मली ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि ये जो अलायंस है बीजेपी एडीएमके से ये चलेगा, क्योंकि उसी दिन जब ये घोषणा एडीएमके ने किया था कि गठबंधन जारी रहेगा, उस दिन शाम को अमित शाह ने बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज और काफी बड़े नेता, उनमें से एक अर्जुन मुंडा भी थे जो अभी रजनीकांत में शामिल के पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे जब बातचीत किया तो हमें इंफॉर्मेशन आई कि वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज ने ये बात रखा कि हम क्यों एडीएमके से अलायंस रखेंगे, क्योंकि वो हमें मेट्रीवेल यात्रा ले जाने नहीं छोड़ रहे हैं, गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति रास्ते में रखने के लिए नहीं छोड़ा, तो क्यों रखना है। तब उनसे अमित शाह ने ये कहा कि आप ये जो अलायंस की बात है, ये दिल्ली के लीडरशिप के ऊपर छोड़ दीजिए, आप हम उसका तय कर लेंगे। आप लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के जो काम है उसे जारी रखें। और अभी तक कुछ लीडर्स यहाँ के बीजेपी लीडर्स तमिलनाडु में ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि क्या तमिलनाडु में बनेगा उसमें जरूर बीजेपी का अंग रहेगा, यानी कि वो कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन एडीएमके कोalition की गवर्नमेंट बात नहीं कर रहे, वो ये बोल रहे हैं कि हम अलायंस के लीडर रहेंगे और यदि जीतेगा तो हमारा गवर्नमेंट बनेगा, उसमें कोalition का कोई हाथ नहीं रहेगा। तो बीजेपी का जो सिर्फ यही था कि अमित शाह जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने शायद उस समय ट्राई कर रहे थे कि रतिलाल से किसी न किसी तरह टच बेस करे और उनको पार्टी फ्लोट करने का एक मौका दे। लेकिन रतिलाल उस समय निर्णय नहीं लिए, तो इसलिए बीजेपी भी अभी एडीएमके को बहुत भरोसा दिया है, उनको उनके गवर्नमेंट को प्रेज किया है। तो शायद रतिलाल मेरे हिसाब से अकेले जाने का प्रयत्न करेंगे, जितना हो सकेगा वो अकेले जाने का प्रयत्न करेंगे। और एडीएमके अलायंस में बीजेपी इसलिए रहा था क्योंकि वो वोट ट्रांसफर जो है वो आप देखेंगे तो जब कभी बीजेपी डीएमके या एडीएमके के अलायंस में रह चुका है, तब वो वोट ट्रांसफर से बेनिफिट बीजेपी को मिलता है। तो ये जो है ये रजनीकांत अनटेस्टेड फोर्स है अभी, तो उसमें से कितना बेनिफिट मिलेगा ये बीजेपी को अभी भी नहीं मिला। तो प्रयत्न ये होगा कि एक तरफ हम रहेंगे एडीएमके के साथ और जो एंटी डीएमके वोट है उसको ले सकेंगे, और दूसरी तरफ रजनीकांत थोड़ा वोट थोड़ा स्प्लिट कर देंगे, तो फायदा शायद रूलिंग पार्टी की तरफ हो जाएगा। चलिए, भविष्य में भी तमिलनाडु की सियासत में जो हलचलें होंगी उनके बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। नेता नगरी में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश कुमार जी। आप सही सही बताना, हमको कोई गोली मत देना। कितना समझ में आती है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स? तमिलनाडु की पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं रेगुलरली उसको फॉलो नहीं करता हूँ। नॉट अ गुड साइन। कई दर्शकों ने भी ये बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की जो राजनीतिक बारीकियां हैं उनके बारे में, दक्षिण भारतीय हों या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, पूर्व के हों, उत्तर भारत में या जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए। अगर आपकी और महाशय आपकी दिलचस्पी है तो मैं आपको कुछ शुरुआती रीडिंग्स बता देता हूँ जो हम आखिरी में बताते हैं, पर तुम्हारी क्लास अभी लग जाती है। रूपा पब्लिकेशन से कुछ ब्रीफ बायोग्राफीज आई हैं। पेरियार की है, एमजीआर की है ना। इनको आप पढ़िए, पेरियार, एमजीआर और अन्नादुरई, तो तीन तो आपके ये कवर हो गए। उसके बाद CNN से जुड़ी हुई एक जर्नलिस्ट थी, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने करुणानिधि की बायोग्राफी लिखी है। और वसंती ने जयललिता की बायोग्राफी लिखी है, वो जगरनॉट से है वसंती वाली, इसको पढ़ डालिए। ये 4-5 बायोग्राफीज आप पढ़ेंगे तो बेसिक जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की आइडिया मिल जाएगा कि अलग अलग समुदाय, द्रविड़पुरा मूवमेंट क्या रहा, फिर उस मूवमेंट में जो स्प्लिट हुआ पोस्ट अन्नादुरई, एमजीआर अलग हुए, करुणानिधि अलग हुए, एमजीआर का जो कल्ट बिल्ड हुआ, फिर एमजीआर की पार्टी में जो स्प्लिट हुआ उनकी डेथ के बाद जयललिता को उन्होंने किनारे कर दिया था, फिर जयललिता की वापसी होती है, लेकिन एमजीआर की मौत के बाद उनकी पत्नी जानकी बनती हैं, वहाँ पे कैसा सलूक होता है, फिर जयललिता की विधानसभा में बेइज्जती होती है, वो बाहर आती हैं, पार्टी कैप्चर करती हैं। तो बड़ी दिलचस्प है इन दोनों की जो राइवलरी रही, फ्री वीज वाली पॉलिटिक्स रही, जो अर्ली फेज रहा तमिलनाडु का, जिसमें मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन,
कामराज के ज़माने में हम लोग बार बार कामराज प्लान सुनते रहते हैं। आर वेंकटरमण जो बहुत बाद में जाके देश के राष्ट्रपति बने, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे। तो जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन सब की चीज़ें हुई, वो कैसे आज भी अगर आप जीडीपी में देखें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पावर हाउस माना जाता है इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रिय दर्शकों आपको और प्रिय निखिल आपको भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में और पढ़ना चाहिए। मैं भी और पढ़ूंगा ताकि हम अगली दफ़ा और भी इन्फॉर्म्ड डिबेट कॉन्वर्सेशन कर। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के तीसरे विषय की तरफ जो जुड़ा है हैदराबाद नगर पालिका का चुनाव। यार तुम बड़ा जोर दे के बार बार नगर पालिका कह रहे तो हो। नगर पालिका का ही महानगर पालिका, ये अच्छा 24 विधानसभा, 5 लोकसभा आती हैं। एक अच्छा, एक इससे याद आ गया, हम एमपी में जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे जितना भी बड़ा शहर हो उसे नगर ही कहते हैं। जैसे इंदौर है तो इंदौर नगर पालिका निगम है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप जाते हैं तो अभी खैर हैदराबाद जाना है, लेकिन वहाँ पे अगर वो टियर 2 टियर 3 भी है तो वहाँ पे नागपुर महानगर पालिका। अच्छा, तो वहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा प्राइड का हमारे मामला उत्तर प्रदेश में जो बड़े हैं उनके लिए निगम शब्द इस्तेमाल होता है। कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, और लखनऊ नगर निगम का तो अभी उन्होंने बॉन्ड भी रिलीज किए जिसके लिए योगी आदित्यनाथ मुंबई गए थे और खूब बयानबाजी और उनकी और उद्धव के बीच की फिल्म सिटी को लेकर, उन सबको लेकर हुई थी। पर फिलहाल बात करते हैं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों की, और इस पर बातचीत के लिए जैसा हमने पहले कहा आपसे टीएस सुधीर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी तक की जो स्थिति है, जब हम ये शुक्रवार की शाम को नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब बीजेपी थोड़ा सा पीछे हो गई है। ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो दूसरे नंबर पर आ गई है। लेकिन गेन के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने बड़े चेहरे उतार के बहुत गेन किया है। इकाई से न सिर्फ दहाई में पहुंचे बल्कि शुरुआती रुझानों में तो सबसे आगे दिख रहे थे, और टीआरएस को संख्या बल के लिहाज से भी और भविष्य की पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बड़ा डेंट लगा है। आइए बात करते हैं टीएस सुधीर से। टीएस सुधीर साहब, पहला सवाल मेरा यह है कि एक म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नेशनल इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि बीजेपी ने अपनी सारे बिग गन्स को वहां पर डिप्लॉय किया। मामला सिर्फ हैदराबाद का है या कुछ सेक्शन में कहा जा रहा है कि ओवैसी को चैलेंज करने का है ताकि वो टैग हट जाए कि ये बीजेपी की बी टीम है और बंगाल में फायदा मिले, या ये बीजेपी के मिशन तेलंगाना का एक अहम हिस्सा है ताकि वो अपने आप को टीआरएस के मुकाबले एक क्रेडिबल ऑप्शन के तौर पर पेश कर सकें? ओके, आपके जो 3 ऑप्शंस जो आपने बताया सौरभ जी, उसमें से मैं सी को टिक करता हूं। ये उनके दक्षिण भारत का एक मेजर एजेंडा है। जैसा कि आपको मालूम है, कर्नाटक वाज नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया। अब ये दूसरे रूट को बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी मानती है कि तेलंगाना एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट है, उनका मानना है। और स्पेशली जब ये नवंबर के महीने में दुबाका का जो बाई इलेक्शन वे जीते, काफी कम मार्जिन से, सिर्फ 1000 वोटों से जीते, तो उससे एक तरह से भाजपा के काडर को काफी ऊर्जा मिली, काफी एनर्जी मिली। तो उनका कहना था कि सेम मोमेंटम वे इस जीएचएमसी इलेक्शन में भी ले जा सकते हैं। उनका मानना यह भी है कि चूंकि टीआरएस की पार्टी की जो छवि है वो ये है कि एक तरह से परिवारवाद को ज्यादा एनकरेज करती है, एक परिवार का रोल है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी बात, आपने ओवैसी की बात की। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की जो पूरी जो रणनीति है उसका एक अहम अंग है, उनकी एक अहम भूमिका है। वो इसलिए क्योंकि जब भी वे ओवैसी को अटैक करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम के तौर पे उस इलेक्टोरेट को पोलराइज करने में सफल होते हैं। हैदराबाद जो कोर एरिया है हैदराबाद में, उसमें 41% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तो एक तरह से देयर टारगेट इज द 60% हिंदू पॉपुलेशन। और यही हमने देखा है कि जिस तरह के जो रुझान आए हैं, जिस तरह के नतीजे अब तक आए हैं ये जीएचएमसी इलेक्शंस में, भाजपा ने टीआरएस को हर्ट किया है। टीआरएस का जो वोट शेयर है वो कम हुआ है, टीआरएस की जो सीटें हैं वो सारे भाजपा को शिफ्ट हुई हैं। एमआईएम के देखें, एमआईएम ने लास्ट टाइम 44 सीट्स जीती थी, इस बार भी वो टैली मोरलेस उतनी ही होगी। तो एमआईएम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सीटें टीआरएस की कम हुई है। तो इस तरह की रणनीति है और ये एक तरह से सेमीफाइनल है। 2 साल पहले दिसंबर 2018 में टीआरएस जीती थी तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव। तो एक तरह से इसको मिड टर्म मिनी इलेक्शन माना जा सकता है। तो इसके चलते अभी अगले 3 साल में भाजपा अपने आप को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेगी तेलंगाना में। सर, हमने हैदराबाद के चुनाव के संदर्भ में इस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि हम दर्शकों को ये भी बताएं
कि हैदराबाद का सिग्निफिकेंस तेलंगाना में कितना बड़ा है, हम इसे नगर पालिका का ही चुनाव कहें या फिर या इसकी तुलना मुंबई और महाराष्ट्र से हो सकती है। वहाँ कहा जाता है कि आप या तो मुंबई, बृहन मुंबई, बीएमसी पे आपको या आप अपना रूल रखिए या तो आप स्टेट पे रखिए, दोनों आपको उतने ही गेंद देंगे। किसी पार्टी के लिए एक लॉन्च पैड की तरह वो बराबर का गेंद देता है। तो हैदराबाद की क्या स्थिति है तेलंगाना में, कितना अहम है किसी एक पार्टी के लिए हैदराबाद को जीत जाना? अगर आप दिल्ली के प्रिज्म से देखें तो आपको ये नगर पालिका का चुनाव ही नजर आएगा, लेकिन अगर आप तेलंगाना में देखें, तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 24 हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद एरिया में है। तेलंगाना के 17 जो सांसद चुने जाए उसमें से 4 ग्रेटर हैदराबाद के हैं। सो इन तरह से अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हैदराबाद हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रेजेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना। दूसरी बात, हैदराबाद ऑल्सो इज द इकोनॉमिक इंजन। पूरी जो इकोनॉमी है तेलंगाना की वो हैदराबाद पे चलती है। टैक्सेस कलेक्ट होते हैं हैदराबाद में, उसी से डेवलपमेंट होता है कि एक खम्मम में डेवलपमेंट हो या महबूब नगर में हो या आदिलाबाद में डेवलपमेंट करना हो, तो उसका जो धन आता है वो लार्जली हैदराबाद से आता है। तो हैदराबाद को एक तरह से कंट्रोल करना, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कि कौन हैदराबाद को कंट्रोल करता है। 2016 से पहले जितने भी चुनाव जीएचएमसी में हुए वहां पर टीआरएस कभी भी नहीं जीती। वो पहली बारी था 2016 में जब जीएचएमसी में टीआरएस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 99 सीटें जीती 150 में से। अब भाजपा का प्रयास यह है कि किसी तरह से जीएचएमसी में उनको चैलेंज किया जाए। भाजपा का यह प्रयास नहीं था कि हमको हैदराबाद का मेयर बनना है। उनको मालूम था कि 4 से 75 या 80 के तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर 4 से 40 या 35 या 40 तक भी भाजपा पहुंच जाए तो इससे ये एक तरह से मैसेज ये जाएगा कि अब हम टीआरएस को चैलेंज कर पाते हैं, और ये तेलंगाना की पॉलिटिक्स, तेलंगाना की राजनीति के तहत काफी अहम मैसेजिंग होगा। टीएस सुधीर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब उनको पावर कैप्चर करते हुए, उसका क्लेमेंट बनते हुए देखते हैं तो पाते हैं कि 2-3 चीज़ों पर उनका बहुत फोकस होता है। एक, नेता, वो फेसेस कौन से होंगे जो मोबिलाइज करेंगे, जो वोट कैचर होंगे, पोस्टर बॉय होंगे या गर्ल होंगे। दूसरा होता है नारा कि किस नैरेटिव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरा नियत के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लेवल पे। इन तीनों पैरामीटर्स पर बीजेपी की तैयारियां आप कहां देखते हैं? हु आर द प्रोबेबल फेसेस? क्योंकि यहां से भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बना के भेजा जाए या योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा या अमित शाह जाए, वो तो इलेक्शन के दौरान होगा, पर वहां पे फ्रंटमैन कौन से हैं प्रोबेबल फ्यूचर के लिहाज से? ये बात जरूर है कि यहाँ पर इतने हैवी वेट काइंड ऑफ फेसेस नहीं है जहां तक भाजपा का सवाल है तेलंगाना में। लेकिन जो तेलंगाना में भाजपा का जो सफर मैंने पिछले 25-26 सालों से देखा है, पहले बंडारू दत्तात्रेय, विद्यासागर राव जैसे फेसेस है जिनको कि एक तरह से माइल्ड फेसेस माना जा सकता है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से हमने देखा है कि नए चेहरे उभर कर आए हैं, और या काफी यंग फेसेस हैं, जैसे धर्मपुरी अरविंद हो जिन्होंने केसीआर की बेटी कविता को हराया निजामाबाद में, या 2019 में संजय बंडी जो कि अभी तेलंगाना बीजेपी के, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वे करीमनगर से सांसद चुने गए थे। तो एक तरह से ये एक एग्रेसिव बीजेपी है, एक युवा बीजेपी है, और ये एक तरह से इट पंचेस अबव इट्स वेट। ये केसीआर को इट चैलेंज करती है, तो एक तरह से एक मोर एग्रेसिव फेस हमको पहली बारी तेलंगाना भाजपा में देखा गया है। और अगले 3 साल में मैं ये मानूंगा कि ये नेता एक तरह से दे विल हिट द रोड और केसीआर और टीआरएस को चैलेंज करेंगे। वेदर दे आर चीफ मिनिस्टर मटेरियल ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज जब 2019 में 4 सीटें भाजपा ने जीती थी और किशन रेड्डी को अमित शाह का जूनियर मिनिस्टर बनाया गया था केंद्र में, तो एक तरह से माना गया था कि किशन रेड्डी भाजपा के फेस रहेंगे। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, वो रवैया अभी भी हो सकता है, लेकिन ये नए चेहरे हैं जो कि तेलंगाना में उभर कर आए हैं। दूसरी बात आपने की, दूसरा सवाल क्या था आपका? तीसरा था नियत का, दूसरा क्या था? नैरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। या नैरेटिव, एक अहम बात मैं बताता हूं। अभी जो पिछले पूरे चुनाव में हिंदू मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना, भाग्यनगर, हैदराबाद, उसकी बात की। मैं एक काफी वरिष्ठ नेता से बात कर रहा था भाजपा के अभी 1 घंटा पहले, और मैंने पूछा कि क्या उस नैरेटिव से कोई लाभ पहुंचा है, और उनका मानना था कि किसी तरह का टैंजिबल बेनिफिट नहीं मिला है। ओल्ड सिटी में भाजपा हैज नॉट बीन एबल टू मेक इनरोड्स, एमआईएम अभी भी अपने गढ़ को संभाल पाई है, और न्यूअर हैदराबाद में भी उस तरह का टैंजिबल बेनिफिट नहीं आया, क्योंकि जब उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर
बनाने की बात की तो एक तरह से एक तरह का मजाक बन गया कि क्या हम हैदराबाद बिरयानी को भाग्यनगर बिरयानी बुलाएंगे, क्या सनराइजर्स हैदराबाद का नाम बदलकर सनराइजर्स भाग्यनगर रखा जाएगा। तो एक तरह से मजाक बन गया और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, दे डिड नॉट पर्टिकुलरली लाइक दिस काइंड ऑफ टॉक अबाउट नेम चेंज। दे वुड लाइक टू टॉक अबाउट चेंजिंग द फेस ऑफ द रोड्स, कि स्ट्रीट लाइटिंग बेहतर हो, पॉट होल्स ना हो, गड्ढे ना हो, सैनिटेशन बेहतर हो। तो उस तरह की चेंज की बात होनी चाहिए थी। तो भाजपा को भी थोड़ा नैरेटिव के किस्म में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत होगी, जहां तक तेलंगाना का सवाल है। तीसरी बात यह भी है कि क्या हैदराबाद मीन्स तेलंगाना, हैदराबाद इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या भाजपा के पास रूरल तेलंगाना में उस तरह के नेता हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि पिछले 6 साल में हमने देखा है जितना भी पॉलिटिकल मूवमेंट रहा वह तेलुगु देशम और कांग्रेस की तरफ से टीआरएस को गया। काफी सारे काडर, काफी सारे नेता, काफी सारे विधायक टीडीपी और कांग्रेस को छोड़कर टीआरएस की तरफ गए। अब चूंकि भाजपा अपने आप को एक तरह से ऑल्टरनेटिव बना के प्रोजेक्ट कर रही है, मेरा मानना यह है कि अगले 3 साल में काफी सारा काडर स्पेशली इन रूरल तेलंगाना भाजपा की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होगा और इससे भाजपा को मदद मिलेगी थोड़ा सा अपने आप को स्थापित करने में ग्रामीण इलाकों में तेलंगाना के। आखिरी सवाल सर हमारा आपसे तेलंगाना की पॉलिटिक्स को लेकर यही है कि राजनीति में अभी माहौल ये चल रहा है कि किसी का फायदा किसी का नुकसान। तो जिस रास्ते पर आप बता रहे हैं अगर बीजेपी बढ़ती है और वो सचमुच में गेन्स करते हैं हैदराबाद सिटी में और रूरल तेलंगाना में, तो टीआरएस के पास इसका क्या जवाब है? एक सीजन पॉलिटिशियन है केसीआर, लेकिन उनकी राजनीति कितना डील कर पाएगी इस नई बीजेपी से? इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है कि ये जो बीजेपी का पूरा नैरेटिव है जिसमें वो टैगिंग कर रहे हैं टीआरएस और एमआईएम की, तो वो हैदराबाद के बाहर भी उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट बैठेगा या ये सिर्फ एक टेम्परेरी टैक्टिक है जो उस रीजन के लिए है? मैं आपके सवाल पर पहले आता हूं सौरभ। केसीआर, अगर आप हिंदू होने की बात करें तो केसीआर प्रॉब्ली इज अ बिगर हिंदू, मोर रिचुअलिस्टिक हिंदू देन एनी बीजेपी लीडर। भाजपा के कोई नेता ऐसा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा जो कि इतनी सारे पूजाएं यज्ञ वगैरह करता होगा जितने केसीआर करते हैं। तो उनके हिंदुइज्म पे अगर डिबेट होता तो केसीआर इज वे अबव एनी ऑफ द बीजेपी लीडर्स। इसीलिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि उनको ओवैसी के साथ हाइफनेट कर दिया, केसीआर हाइफन ओवैसी, और उनको कहा गया कि ये मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं। तो ये रणनीति रही जहां तक भाजपा का सवाल है। लेकिन क्या ये ग्रामीण इलाकों में सफल होगा, ये कहा नहीं जा सकता। वहां पर दूसरा नैरेटिव लाना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि इनएक्सेसिबल है, फार्म हाउस में ज्यादा रहते हैं, सेक्रेटेरिएट तो पूरी तरह से, सचिवालय को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया, दफ्तर कभी नहीं जाते, घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो उस तरह का नैरेटिव उनको ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा ग्रामीण इलाकों में। जहां तक द लार्जर क्वेश्चन अबाउट व्हाट केसीआर कैन डू नाउ इज दैट, इन्हीं सब बातों पर उनको गौर करना पड़ेगा। ये एक तरह से वेकअप कॉल है टीआरएस लीडरशिप, और टीआरएस लीडरशिप से मेरा बार के लिए, केसीआर के लिए, उनके बेटे केटी रामाराव के लिए जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी बेटी जो कि अभी एमएलसी है, उनके जो भांजे हैं हरीश राव जो कि वित्त मंत्री हैं, जो एक और दूसरे रिश्तेदार हैं जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, उन सभी को अभी एक तरह से सोचना पड़ेगा कि किस तरह का मैसेजिंग करें। क्योंकि अगर पूरा जो कंट्रोल है, पूरी जो सत्ता है परिवार के अंदर ही रखी जाए, जिस तरह का परसेप्शन भाजपा उस बात पे फोकस करेगी, तो इससे नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, स्पेशली बाय द टाइम 2023, जब तक डबल एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगा 10 साल के पावर के बाद, 9 साल के पावर के बाद। तो इस बात को करेक्ट करना पड़ेगा केसीआर को। एक आखिरी बात और, 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान केसीआर ने यह कोशिश की कि किसी तरह का फेडरल फ्रंट बनाया जाए। वे चेन्नई में जाके एमके स्टालिन से मिले, बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, पिनरई विजयन से मिले, केरला में जगनमोहन रेड्डी से, आंध्रा में। सो एक तरह से कोशिश की कि फेडरल फ्रंट एज एन ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी। और टीआरएस के कई सारे नेताओं का ये मानना है कि केसीआर की वे अच्छी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी बोलते हैं, so he can be an alternative, a national alternative to नरेंद्र मोदी। अभी जिस तरह का जो जीएचएमसी इलेक्शन हुआ है, उससे केसीआर को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको अपने घर में तेलंगाना में भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि 2023 तक भाजपा उनको अपने होम टर्फ पे चैलेंज ना कर पाए। So to that limited extent, the BJP has been successful in kind of ensuring that KCR has to remain at home, look after his home end also. All right. थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सटीक जानकारी दी, विश्लेषण किया। आगे भी हम जब आंध्रा और तेलंगाना के विषयों पर अटकेंगे तो आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी में आने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। देखिए, मैं जितना बीजेपी की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करता हूँ, वो बहुत 15 साल 20 साल, मतलब असम की तैयारी ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में शुरू हो गई थी, वो 90s से चल रही थी। संघ पहुँचता है, अनुषांगिक संगठनों का जो काम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कार्डर बिल्डिंग होती है, फिर कुछ इमोटिव इश्यूज़ पकड़े जाते हैं, इमोशनल इश्यूज़, और उसके बेस पे एक मोमेंटम बिल्ड, तो मोमेंटम रुके, फिर मोमेंटम ऐसे करके। और बीजेपी के लिए निखिल ये बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, नॉर्थ में वो अपने पीक पर हैं, जी हाँ। है ना। राजस्थान में सारी सीटें जीते, एमपी में सिर्फ एक आपकी छिंदवाड़ा हारे, छत्तीसगढ़ में 2-3 हारे, है ना, और दिल्ली में 7 जीते, यूपी में सपा उसपा के साथ आने के बावजूद एक बहुत ज़्यादा डेंट नहीं हुआ, गुजरात में भी, बिहार में 40 में 39 जीते। तो जब यहाँ पे डाउन आएगा तो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? जैसे यूपी में कुछ डाउन आया तो भरपाई बंगाल से की, पश्चिम बंगाल से की। तो बीजेपी को हमेशा लग रहा है कि जो नई नई टर्फ है उसको तैयार करते रहें। ऐसा होता है ना कि ओपनर नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर चल जाए, मिडिल ऑर्डर नहीं चले तो टेलेंडर चल जाए, कोई नहीं चले तो लो टोटल को डिफेंड कर लें, बॉलर चल जाए। तो उसके हिसाब से वो विस्तार है। और कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि बताइए, नगर पालिका के चुनाव में बड़े बड़े लीडर क्यों? आप जब पॉलिटिक्स करते हो तो आपका एग्रेशन, वो इनकी स्टाइल है कि हम सब जगह पे दफ्तर बनाएंगे, हम किसी भी चुनाव को, हम किसी को वॉक ओवर नहीं देंगे। कौन दिलचस्पी रखता था अमेठी के चुनाव में? लेकिन राहुल गांधी हार गए अमेठी से। हाँ, 2 बार में, लेकिन हारे। हाँ, 2 बार, क्योंकि वो लगे रहे। तो उन्होंने ये, पहले क्या होता था, एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता था, बड़ा घोषित सा सत्य है कि योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं गोरखपुर से और चुनाव मुश्किल हो रहा है हरिशंकर तिवारी के बेटे के खिलाफ, तो मनोज तिवारी उतर गए सपा से, इस तरह। यहाँ पे राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं तो अमर सिंह से, मैं कोई इस तरीके की बातें चलती हैं पॉलिटिक्स में कि उन्होंने उनसे कह दिया तो ऐसा कैंडिडेट आ गया, वैसा आ गया। कई नेता कांग्रेस के, सपा के, भाजपा के अंदर खानी ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन इस वाले रिजीम और इस वाले दौर में उस तरीके का वॉक ओवर या जो लेंस, वो तब दिखती है जब आपको फ्लोर मैनेज करना हो। राज्यसभा में आपको चाहिए तो कभी नवीन पटनायक, कभी केसीआर के प्रति आप सॉफ्ट जाते हैं, और उनको भी उतना बेसिक रखना पड़ता है क्योंकि सेंटर और स्टेट को डील करना पड़ता है, नहीं दिख सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा गेन है मैसेजिंग के लिहाज से भी। हाँ, और केसीआर अभी सोच रहे होंगे कि उन्हें आगे क्या, क्योंकि केसीआर नॉन कन्फ्रंटेशनल रहे सेंटर के साथ, नवीन पटनायक मॉडल, कि उन्होंने कभी उन्होंने सेंटर को दुश्मन कहा नहीं। और उन्होंने इस जैसे बाकी मुख्यमंत्रियों की काफ़ी शिकायतें होती है, कैप्टन हैं अरविंद केजरीवाल, एक टाइम बहुत खूब शिकायत करते थे, ममता बनर्जी, इनका सबका साथ सबका विकास वहां काम कर रहा था। अब एक चीज और भी है कि जो केसीआर के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके बेटे केटीआर, जिनके पास सारे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं, और लोग कहते हैं एक तरह से वही सरकार चलाते हैं, सुपर सीएम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये केटीआर के लिए भी एक मुश्किल है, क्योंकि केसीआर का तो ये 5 साल 10 साल और, पर केटीआर को उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है, क्लेम करना है, तो वो चीज़ है। हम भी नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं इस हफ्ते के सवाल जवाबदेही का वक्त। पहला सवाल समर्थ शर्मा का, हम दोनों से है निखिल। आर वी स्टक बिटवीन एन इनकॉम्पिटेंट राहुल गांधी एंड अनअकाउंटेबल नरेंद्र मोदी? मतलब क्योंकि सवाल किया गया है तो फिर देना ही पड़ेगा जवाब। लेकिन अब ना ये चीज थोड़ी सी अब घिसती जा रही है। हाँ, बहुत बार बात हो गई है, बहुत बार बात इस पे हो गई है। राहुल गांधी की इनकॉम्पिटेंस मतलब इज फॉर पीपल टू जज। और जहां तक अनअकाउंटेबिलिटी की बात है, उसको लेकर के जरूर मतलब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी को लेकर ना ये हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास में पीएम केयर्स फंड का था, ठीक है, उसमें किसी ने कोई ये नहीं कहा था कि आप पैसा ले जाके हवाला कर रहे हैं, पर बताइए तो, सिर्फ हिसाब पूछा था, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास हिसाब है, वो हिसाब अगर जो वो एक मतलब पन्ने का वो हिसाब दे करके वो उससे निकल जाते, पूरी डिबेट खत्म हो जाता। उसको इतना डेटा रोकना है, तो कई चीजें हैं जिन पे ये बात होती है। और रही राजनीतिक विकल्प की बात, तो राहुल गांधी के अलावा भी राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं भाई इस देश में। कभी किसी ने सोचा था कि जनसंघ या भाजपा राजनीतिक विकल्प होगी, लेकिन वो बने हैं, आज सत्ता में है। तो राजनीतिक विकल्प लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। दीक्षांत जैन का सवाल है, माय क्वेश्चन, व्हाई बीजेपी इज मेकिंग सो मच एफर्ट्स फॉर जीएचएमसी इलेक्शन, व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंस? हमने विस्तार से चर्चा की है दीक्षांत, आपको अपने सवाल का उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल रोहित नाहटा का है, इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय ईच रेकमेंडेड बुक एंड रीड, कैन यू रेकमेंड एनी अल्टरनेटिव टू गेट एक्सेस ऑफ सच बुक्स? रोहित, हम लोग
अपने कपड़ों पे, अपने मोबाइल पे, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं जहाँ पर कतर बहुत की जा सकती है। लोग सोना खरीदते हैं और महंगी महंगी चीज़ें। दिस इज़ द बेस्ट बाय। तो आप इतना ही कर सकते हैं कि किसी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लें, वहाँ पर किताबें होती हैं और वो बहुत महंगा भी नहीं होता है। ज़्यादातर बड़े शहरों में लाइब्रेरीज़ होती हैं, आप वो कर सकते हैं। जे स्टोर का ऑप्शन है पर वो ज़्यादा एकेडमिक्स वालों के लिए है। ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन वो टुकड़ों में मिलती हैं। आप यही कर सकते हैं कि आप किंडल जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि ई बुक सस्ती होती है। तो आप मोबाइल पर पढ़ लें, तो वो हो सकता है कि कोई हार्ड बाउंड एडिशन है वो 500 का है, पेपर बैग 300 का, और ई बुक आपको 100 में मिल जाए। पर पढ़ने के लिए रकम खर्च करनी होगी और इसके लिए मतलब इसमें कोई झिझक मत रखिए, ज़रूर पढ़िए खरीद के किताबें। आखिरी सवाल कपिल जैन का है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं? केवल पंजाब और हरियाणा के किसान इसीलिए आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। आंदोलन बहुत जगह से हो रहा है। हमारे यहाँ ग्वालियर से भी किसान दिल्ली के लिए निकले हुए हैं एसएस, और राजू शेट्टी भी उधर आंदोलन कर रहे थे। हाँ, कर्नाटक में एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने देखा वकीलों का समर्थन में। तो ये अलग अलग जगह से हो रहा है। वहाँ के किसान क्यों आपको ज़्यादा दिखते हैं? क्योंकि जो सबसे इमोटिव इशू यहाँ एमएसपी का हो गया है। यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा एमएसपी उठा पाते हैं। एपीएमसी का जो स्ट्रक्चर है वो पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा है और 90 से 95% जो खरीद है वो सरकारी खरीद होती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि वो हरियाणा और पंजाब के बगल में है तो वो चल के आ गए। केरल वाला चल के आएगा, सोचिए उसको कहाँ कहाँ रोका जाएगा, ब्लॉकेट किया जाएगा। तो ये भी एक इशू है। और एग्रीकल्चर बहुत बैकबोन भी है इन स्टेट्स का प्राइमरली। तो ये 2-3 वजह हैं और काफी टाइम से मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, जून से चल रहा था, अब जाके हो पाया। और ये कोर मतलब हर फसल पे एमएसपी है नहीं। सबसे बड़ी 2 फसलें हैं, चावल और गेहूं। ये यहाँ पे ज्यादा होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और भी है निखिल, कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने ये जो बिल हैं उनको पंजाबी में अनुवादित किया और छोटी छोटी सभाओं में एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया। तो क्योंकि आप यूपी बिहार में जाइए, पूछिए तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बस ये हाँ ठीक है, अड़तिये का काम खत्म हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो अभी जागरूकता का भी अभाव है। ये भी एक वजह है कि बाकी जगहों पर पक्ष में हो या विपक्ष में बहुत मुखर नहीं दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ। कुछ लोगों ने कहा कि फुर्सत की सलाह नाम ठीक था, क्यों आप सिफारिश के फेर में पड़ गए? तो आपका आदेश अध्यादेश, हम नाम बदल देते हैं। नाम बदलने में क्या करना, वही काम है। क्या है आपकी सिफारिश? मेरी सिफारिश है, इस बार गुलजार ने एक सीरीज बनाई थी 1993 से 94 तक के, किरदार नाम से। तो बहुत मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों ने वो देखी नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम पैदा होने वाले थे या हो रहे थे जी। उसके बहुत सारे एपिसोड्स आपको, ये 13 एपिसोड की सीरीज थी, लगभग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये मुफ्त में उपलब्ध है और बड़ा। और गुलजार के बारे में अब मैं और क्या कह दूंगा आपसे, आप टाइम अगर आप निकाल सकते हैं। किरदार आधे घंटे का एक एपिसोड होता है, 40 मिनट कभी कभी। बढ़िया सीरीज है, देखनी चाहिए। और आपको वो ना एकदम डीडी वाला फील देगा वो, ओमपुरी और वो उनके जो लीग के सारे एक्टर्स हैं उनके साथ में। और वो काफ़ी जिसको कहते हैं एक एक्टर्स के पूल के साथ में उसको बनाया गया, और काफ़ी मतलब वी मीन बिजनेस टाइप का, कि आप कहानी पे ध्यान दीजिए। अच्छा, शू शांत नहीं। इंटरेस्टिंग। और कोई रिकमेंडेशन? नहीं, आज की रिकमेंडेशन यही है। इतनी है। मेरी 3 रिकमेंडेशन है। पहला, ये राजदीप सरदेसाई की किताब है जो अंग्रेजी में आ चुकी थी, 2019 मोदी की जीत, 2020 चुनाव का नया प्राकृतन। ये इन्होंने इसलिए जोड़ा है, ये वाणी हार्पर हिंदी से और वाणी प्रकाशन, मतलब उनका ये संयुक्त उपक्रम है जो छापा गया है। और कीमत इसकी 499 रुपये है, पर आई एम श्योर ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे कुछ इसमें छूट भी होगी। तो 2019 में किताब आई थी, हमने किताब वाला किया था। इसमें एक इन्होंने, राजदीप सरदेसाई ने एक डिटेल्ड चैप्टर जोड़ा है 2019 से लेकर 2020 तक, 370 पे CNRC, इन सब चीज़ों पे दिलचस्प चैप्टर है, तो रेलेवेंट भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2019 किताब बीच में क्यों पढ़ें। और चूँकि मैंने अंग्रेज़ी किताब पढ़ी थी, हिंदी की भी उल्टी पलटी, जिन लोगों की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है कि कैसे एक नैरेटिव बिल्ड होता है, 5 साल तक कैसे सरकार चली, चुनाव के दौरान क्या उखाड़ पछाड़ हुआ, इन सब पे विस्तार से बात हुई है। और कई बैकरूम बॉयज़ जो होते हैं, जो ऑपरेशनल रोल में होते हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे कांग्रेस के लिए, उनके बारे में विस्तार से बात हुई है। तो ये मेरी पहली रिकमेंडेशन है। दूसरी रिकमेंडेशन, क्रिकेट का सीजन शुरू हो गया है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको हार्पर ने छापा है। और ये रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन है, कमेंटेटर हैं और क्रिकेट हिस्टोरियन है। क्रिकेट पे और भी किताबें हैं उनकी ये किताब है। और इस किताब का एक प्रसंग बड़ा मशहूर भी हुआ था कि कैसे मैं राहुल द्रविड़ को सलाह दे रहा था
और कैसे उन्होंने एक बड़े कर्ट ढंग से मुझे कह दिया शट अप एंड फोकस ऑन हिस्ट्री राइटिंग, डोंट सजेस्ट मी ऑन क्रिकेट। तो अपने आप का मजाक उड़ना या अपने आप पे जोक लेना, ये एक बड़ी सलाहियत है जो आजकल नहीं दिखती है। सो दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड बिकॉज मैं उनकी राइटिंग का, खासतौर पर क्रिकेट की राइटिंग का बड़ा मुरीद हूँ, रामचंद्र गुहा की। तीसरी किताब नेता नगरी के जरिए हमारे एक दोस्त बने डॉक्टर अमनप्रीत, लुधियाना में हैं, डॉक्टर हैं, तो वो नेता नगरी देखते हैं। तो नेता नगरी में एक सवाल पूछा गया था कि आपकी नज़र में कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बहुत अच्छे हैं। हमने कईयों के नाम गिनाए, प्रताप सिंह कैरो का नाम उसमें छूट गया था। सो ही टुक नोट ऑफ दिस। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी, बोले मेल तो बहुत आते होंगे, कॉल मैसेज बताएं, चिट्ठी लिखी, साथ में प्रताप सिंह कैरो पर एक किताब भेजी जो मेरे पास पहले से भी थी, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट जेस्चर। और पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने फिर मुझे एक किताब दी, अभी पंजाब फिर से फोकस में है। ये किताब है पंजाब, अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन। राजमोहन गांधी बहुत ही नोटेड हिस्टोरियन है, स्कॉलर हैं, उनकी लिखी ये किताब है, अलिफ से छपी है, रूपा का एक इम्प्रिंट है अलिफ। इस किताब को आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की ये 3 रिकमेंडेशन है, और वक्त तो उतना ही है, देखोगे तो पढ़ोगे कैसे, इसलिए देखने का इन्होंने बता दिया, पढ़ने का मैंने बता दिया। आई एम श्योर जो लूडो में गाना इस्तेमाल हुआ है उसको आप अब तक यूट्यूब पे तलाश के देख चुके होंगे, उसके मीम भी खूब बन रहे हैं। ओ बेटा जी, उसी मीम वाली धुन को याद करते हुए नेता नगरी को ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ और अपने नौजवान साथी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत ही दूरदर्शन टाइप का फील हो रहा है ये बोलते हुए, हमें इजाज़त दीजिए, मतलब कोई वहाँ बैठा हो, खड़की कहते नहीं देंगे तो चलिए, आप की सब इच्छाएं, सब प्रतिक्रियाएं सर माथे पर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदलाव है, जो सबसे ज़्यादा शाश्वत सत्य है, ये आपका सहभागी और सहचर बन जाएगा। शुक्रिया।